नमस्कार, किस्से कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास प्रतिज्ञा का अध्याय 3। होली का दिन आया। पंडित वसंत कुमार के लिए यह भंग पीने का दिन था। महीनों पहले से भंग मंगवा रखी थी। अपने मित्रों को भंग पीने का नेवता दे चुके थे। सवेरे उठते ही पहला काम जो उन्होंने किया वह भंग धोना था। मोहल्ले के 2-4 लौंडे और 2-4 बेफिक्रे जमा हो गए। भंग धुलने लगी। कोई मिर्च पीसने लगा, कोई बादाम छीलने लगा। 2 आदमी दूध का प्रबंध करने के लिए छूटे। 2 आदमी सिलबट्टा धोने लगे। खासा हंगामा हो गया। सहसा बाबू कमला प्रसाद आ पहुंचे। यह जमघट देख कर बोले, क्या हो रहा है भाई, हमारा हिस्सा भी है ना? वसंत कुमार ने आगे बढ़कर स्वागत किया और बोले, जरूर जरूर, मीठी लीजिएगा कि नमकीन? कमला प्रसाद बोले, अजी मीठी पिलाओ, नमकीन क्या? मगर यार केसर और केवड़ा जरूर हो। किसी को भेजिए मेरे यहाँ से ले आए। किसी लौंडे को भेजिए जो मेरे घर जाकर प्रेमा से मांग लाए। कहीं धर्मपत्नी जी के पास न चला जाए, नहीं तो मुफ्त गालियां मिले। त्योहार के दिन उनका मिजाज गर्म हो जाया करता है। यार वसंत कुमार, धर्म पत्नियों को प्रसन्न रखने का कोई आसान नुस्खा बताओ, मैं तो तंग आ गया। वसंत कुमार ने मुस्कुराकर कहा, हमारे यहाँ तो यह बीमारी कभी नहीं होती। कमला प्रसाद बोले, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। क्या पूर्णा तुमसे कभी नहीं रूठती? वसंत कुमार बोले, कभी नहीं। कमला प्रसाद ने कहा, कभी किसी चीज के लिए हठ नहीं करती? वसंत कुमार ने कहा, कभी नहीं। कमला प्रसाद बोले, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। यहाँ तो उम्र कैद हो गई है। अगर घड़ी भर घर से बाहर रहूं तो जवाब तलब होने लगे। सिनेमा रोज जाता हूँ और रोज घंटों मनावन करनी पड़ती है। वसंत कुमार बोले, तो सिनेमा देखने ना जाया कीजिए। कमला प्रसाद बोले, वाह वाह, यह तुमने खूब कही। कसम अल्लाह पाक की, खूब कही। जिस कल वह बिठाए उस कल बैठ जाऊं, फिर झगड़ा ही ना हो। क्यों? अच्छी बात है। कल दिन भर घर से निकलूंगा ही नहीं। देखो तब क्या कहती है। देखा, अब तक लौंडा केसर और केवड़ा लेकर नहीं लौटा। कान में भनक पड़ गई होगी, प्रेमा को मना कर दिया होगा। भाई अब तो नहीं रहा जाता। आज जो कोई मेरे मुंह लगा तो बुरा होगा। मैं अभी जाकर सब चीजें भेज देता हूँ, मगर जब तक मैं ना आऊं आप ना बनवाइएगा। यहाँ इस फन के उस्ताद हैं। मौरूसी बात है, दादा तोले भर का नाश्ता करते हैं। उम्र में कभी एक दिन का भी नागा नहीं किया, मगर क्या मजाल की नशा हो जाए। यह कहते हुए कमला प्रसाद झल्लाए हुए घर चले गए। वसंत कुमार किसी काम से अंदर गए तो देखा पूर्णा उबटन पीस रही है। पंडित जी के विवाह के बाद यह दूसरी होली थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे, पूर्णा की खातिर ना कर सकते थे, पर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। परिश्रम करके कोई 150 रुपए ऊपर से कमाए थे। उससे पूर्णा के लिए अच्छी साड़ी लेकर आए थे। 2-1 छोटी मोटी चीजें भी बनवा दी थी। पूर्णा आज वह साड़ी पहनकर उन्हें अप्सरा सी दीख पड़ने लगी। समीप जाकर बोले, आज तो जी चाहता है तुम्हें आंखों में बिठा लूं। पूर्णा ने उबटन एक प्याली में उठाते हुए कहा, यह देखो, मैं तो पहले से ही बैठी हुई हूं। वसंत कुमार बोले, जरा स्नान करता आऊं। कमला बाबू अब 10 बजे के पहले ना लौटेंगे। पूर्णा बोली, पहले जरा यहाँ आकर बैठ जाओ, उबटन तो मल दूं, फिर नहाने जाना। वसंत कुमार बोले, नहीं नहीं, रहने दो, मैं उबटन ना मलवाऊंगा। लाओ मेरी धोती दो। पूर्णा बोली, वाह, उबटन क्यों ना मलवाओगे? आज की तो यही रीति है, आके बैठ जाओ। वसंत कुमार बोले, बड़ी गर्मी है, बिल्कुल जी नहीं चाहता। पूर्णा ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और उबटन भरा हाथ उनकी देह में पोत दिया। तब बोली, सीधे से कहती थी तो नहीं मानते थे, अब तो बैठोगे? वसंत ने झेपते हुए कहा, मगर जरा जल्दी करना, धूप हो रही है। पूर्णा बोली, अब गंगा जी कहाँ जाओगे, यहीं नहा लेना। वसंत कुमार बोले, नहीं, आज गंगा के किनारे बड़ी बहार होगी। पूर्णा बोली, अच्छा तो जल्दी लौट आना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगो। नहाते वक्त तुम बहुत दूर तक तैर जाया करते हो। पंडित जी उबटन मलवाकर स्नान करने चले। उनका कायदा था कि घाट से जरा अलग नहाया करते थे। तैराक भी अच्छे थे।
कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि ना तैरेंगे, पर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी कि जी तैरने के लिए ललचा उठा। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर किलोले करने लगे। सहसा उन्हें बीच धार में कोई लाल चीज दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल थे। सूर्य की किरणों में चमकते हुए वे ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि वसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा, अगर ये मिल जाए तो पूर्णा के लिए झुमक बनाऊं। उसके हर्ष का अनुमान करके उनका हृदय नाच उठा। हृष्ट पुष्ट आदमी थे। बीच धार तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ। जवानी दीवानी होती है। यह ना सोचा कि ज्यो ज्यो मैं आगे बढ़ूंगा फूल भी आगे बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और कोई 15 मिनट में बीच धार में पहुंच गए। मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतनी ही दूर और आगे थे। अब कुछ थकान मालूम होने लगी थी, किंतु बीच में कोई रेत ऐसा न था कि जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए। कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते फूलों तक पहुंचे। पर उस वक्त तक सारे अंग शिथिल हो गए थे। यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो हाथ ना उठ सका। आखिर उनको दांतों में दबाया और लौटे। मगर जब वहां से उन्होंने किनारे की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया था और जल प्रवाह भी प्रतिकूल था। उनकी हिम्मत छूट गई, हाथ पांव ढीले पड़ गए। आसपास कोई नाव या डोंगी न थी और ना किनारे तक आवाज ही पहुंच सकती थी। समझ गए यहीं जल समाधि होगी। एक क्षण के लिए पूर्णा की याद आई। हाय, वह उनकी बाट देख रही होगी। उसे क्या मालूम कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके। वसंत कुमार ने एक बार फिर जोर मारा, पर हाथ पांव हिल न सके। तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तट पर लोगों ने डूबते देखा। 2-4 आदमी पानी में कूदे, पर एक ही क्षण में वसंत कुमार लहरों में समा गए। केवल कमल के फूल पानी पर तैरते रह गए, मानो उस जीवन का अंत हो जाने के बाद उसकी अतृप्त लालसा अपनी रक्त रंजित छटा दिखा रही हो। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास प्रतिज्ञा का अध्याय 3। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।